Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastava and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल फोन से कॉल करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ वैभव। India's gross GST collection in May jumps over 16% across 2 lakh crore rupees for the second consecutive month. Foreign investors pump nearly 40,000 crore rupees into the Indian capital markets in May. And domestic markets to focus on RBI MPC meet outcome, monthly auto sales data and global indicators for Qs next week. देश में पिछले महीने सकल जीएसटी संग्रह 16% से ज्यादा बढ़कर लगातार दूसरे महीने भी 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। मई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और अगले महीने देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों, वाहनों की मासिक बिक्री के आंकड़ों और वैश्विक संकेतों पर। And we begin today's shows with the headline story. India's gross goods and services tax or GST collection crossed the 2 lakh crore rupees mark for the second consecutive month in May. According to data released by the Union Ministry of Finance, gross GST collections in May stood at 2.01 lakh crore rupees, which is 16.4% higher in comparison to 1.72 lakh crore rupees collected in May 2024. In April 2025, India's GST collections surged 12.6% to an all-time high of 2.37 lakh crore rupees. The year-on-year growth in May was driven by a 25.2% jump in GST collected from imports and a 13.7% rise from domestic transactions. Gross GST revenue from imports was 51,266 crore rupees, while domestic sources contributed 1.5 lakh crore rupees. After refunds, net GST revenue for May was 1.74 lakh crore, which is 20.4% higher in comparison to 1.44 lakh crore rupees collected in May 2024. Total refunds for the month was 27,210 crore rupees, down 4% year on year. जी, आइए कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं वैभव। दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार आप सभी को। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो हम वैल्यू रिसर्च का पोर्टफोलियो ट्रैकर इस्तेमाल करते हैं अपने पोर्टफोलियो को पूरा होलिस्टिक व्यू जानने के लिए, और वो काफी अच्छा काम कर भी रहा है, पर उसमें हमारे को ईपीएफ ऐड करने का ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। तो क्या अभी उसमें ईपीएफ को, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ऐड किया जा सकता है किस तरीके से? दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम हमारे एक दोस्त से बात कर रहे थे जिसका पोर्टफोलियो पूरी तरह से स्टॉक से बना हुआ है और हमारा पूरा इक्विटी फोलियो म्यूचुअल फंड से बना हुआ है। तो क्या एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, प्योर स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो जो हैंड पिक करके उसने खुद बनाए हैं, क्या इनके रिटर्न्स में भी कुछ फर्क आता है? क्या म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थोड़े से कम रहते हैं हमेशा डायरेक्ट स्टॉक्स के मुकाबले? जी योगेश जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप वैल्यू रिसर्च का पोर्टफोलियो ट्रैकर यूज करते हैं और आप ईपीएफ वहां पे ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर सेपरेटली ईपीएफ ऐड करने का ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट
अगर आप उसको, ऑल्दो ये एक फीचर हम मतलब वैल्यू रिसर्च काफी टाइम से लाना चाह रहा है, तो सून ये पोर्टल पे आप ऐसा कर पाएंगे, बट तब तक के लिए आप जो ईपीएफ का प्लेटफॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको वो स्टेटमेंट मिल जाती है, जिस स्टेटमेंट में आप अपने नंबर्स मैनुअली जो देख पाते हैं उनको, अगर आप मे बी आप अपनी एसेट एलोकेशन देखना चाहते होंगे, तभी आप वो वन फॉर्म पे देखना चाह रहे हैं, तो आप जो एसेट एलोकेशन वैल्यू रिसर्च पोर्टल से आपको मिल रही है उसमें मैनुअली अगर आप इसको एडजस्ट करके देख पाएं तो शायद आपका काम बन जाएगा। बट ये फीचर अंडर प्रोग्रेस है अभी। जो आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि आपके दोस्त ने डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न कम या ज्यादा रहेंगे या स्टॉक्स के रिटर्न कम या ज्यादा रहेंगे। ये काफी कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट है एक्चुअली, दैट आपने और आपके दोस्त ने कब उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में या कब उन पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्ट करा, किस टाइम करा, क्या आपने बीच में एसआईपी पॉज करी। प्लस यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट जो चीज लाती है वो ये है कि जब आप स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, यू हैव अ कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द काइंड ऑफ स्टॉक्स यू आर इन्वेस्टिंग इन। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे फंड मैनेजर का रोल आ जाता है। आपका कंट्रोल उस हिसाब से नहीं रहता है कि पोर्टफोलियो में कब कुछ आ रहा है, कब कुछ जा रहा है। देन फंड मैनेजर्स डिफरेंट काइंड की कॉल्स लेते हैं कि वो थोड़ा सा कैश रखना चाह रहे होते हैं फॉर हैंडलिंग द करंट एनवायरमेंट इन अ वे दैट दे डीम फिट। सो ये सब एस्पेक्ट्स की वजह से ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ पोर्टफोलियोज में डिफरेंस आ जाए, बट इसके अलावा एज सच कोई ये रीजन नहीं है कि ये कम या ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करते हैं। एक कंफर्ट की बात हो जाती है, कई लोग स्टॉक्स में वो जो कंट्रोल, किन लोगों को वो पॉजिटिव लगता है, किन लोगों को वो नेगेटिव लगता है, उनका पीस ऑफ माइंड इम्पैक्ट होता है उससे। तो आई वुड से आप रिटर्न नंबर से ड्राइव मत होइए दैट आपका फ्रेंड वो कर पा रहा है और उतना रिटर्न अचीव कर पा रहा है। एक बात तो तय है कि चाहे आपका मतलब चाहे कोई स्टॉक पोर्टफोलियो बनाए, चाहे कोई म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, द यूनिवर्स अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस इज एक्चुअली द सेम। And we have Vijendra calling in from Haryana. Vijendra ji, welcome to the show. Please ask your question. Vijendra ji, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आप अपना सवाल पूछें, आपके पास जो रेडियो सेट है उसको प्लीज आप जरा दूर कर दें, उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी, अब अपना सवाल पूछिए प्लीज। आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है, स्वागत है, आप सवाल पूछें। सर मैं विजेंद्र सिंह रिटायर्ड इंडियन नेवी बोल रहा हूँ। ऐसा है कि ये मतलब इमरजेंसी फंड के लिए डेब्ट फंड बताते हैं, तो डेब्ट फंड कौन से फंड होते हैं, और फिर उनको जो है इमरजेंसी फंड तो कभी भी हम निकालने जाए महीने बाद, 20 दिन बाद या 4-6 महीने बाद, लेकिन 1 साल से पहले निकालेंगे तो फिर वो शॉर्ट टर्म है, वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं रहता, उसमें टैक्स ज्यादा लगता है। तो थोड़ा प्लीज बताना सर। जी विजेंद्र जी, बिल्कुल आप इमरजेंसी फंड के लिए डेट फंड्स यूज कर सकते हैं। डेट फंड्स जैसे इक्विटी फंड्स इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही इंडिया में एक डेट मार्केट है जहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इशुअर्स मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इशुअर हो जाता है गवर्नमेंट। उनके बॉन्ड्स वो लाते हैं जिसमें ये जो फंड्स हैं ये इन्वेस्ट करते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। तो इमरजेंसी पर्पसेस के लिए आप लिक्विड फंड्स देख सकते हैं। अगर ये बहुत ही छोटी अवधि के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो एक रिस्क का फैक्टर रहता है वो काफी कम रहता है। तो मैं आपको 2-3 नाम बता सकती हूँ, HDFC का लिक्विड फंड, एक्सिस का लिक्विड फंड। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, वो ये है कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसी कोई चीज नहीं है। आप जब भी निकालेंगे वो आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल रहता है, समथिंग जो कि आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स के साथ भी रहता है। जी, अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से सुभाष। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। सुभाष जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है सुभाष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से प्रेम। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मैं 2 सवाल मेरे पूछने हैं सर। जैसे कि हम अब बचत खाते में जाते हैं अपने ब्रांच में, बैंक में, तो अदर बैंक में, प्राइवेट बैंकों में जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, उसमें जानकारी लेने जाते हैं।
वहाँ हमें एक नई नई स्कीमों के बारे में बताने बैठ जाते हैं और उसमें ही कहते हैं कि आप हमारे पास साल में 2 लाख भी दीजिए, रिटर्न में आपको 85,000 वापिस मिल जाएगा और 1 साल बाद। तो इस तरह से स्कीम चलाते 12 साल तक आपने देने 2 लाख रुपए, फिर आपको कुछ नहीं देना, पर हर साल आपको 85,000 रुपये आपको वापस आता रहेगा। 25 साल तक आपके पास ये रिटर्न 85,000 का आता रहेगा। टोटल अमाउंट आपका लमसम करके बताते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि म्यूचुअल फंड में हमें जाना है, म्यूचुअल फंड में जाने के लिए क्या ब्रांच बैंकों में भी कोई सुविधा है जिसके लिए आराम से हम म्यूचुअल फंड में एंट्री कर पाए? प्रेम जी, जो आपका पहला सवाल था, मैं उसमें आपका सवाल नहीं समझ पाई। आप मेंशन कर रहे थे कि ये बैंक्स अलग अलग टाइप की स्कीम्स आपको बेचने लग जाते हैं। अब मतलब यहाँ पे मैं जो 2 सेंट्स ऑफ एडवाइस दे सकती हूँ वो ये रहेगा, किसी भी स्कीम को बिना समझे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, चाहे वो आपको ऑन द फेस ऑफ इट प्रॉफिटेबल लग रही हो या नहीं लग रही हो, क्योंकि हर चीज उसी तरीके से बनाकर ऐसे ही दिखाई जाती है कि आपको इससे ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, बट अंडरलाइन समझना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे ऐसा काफी रहता है कि ये कुछ स्कीम्स दी जाती हैं जहां पर भी आपको ट्रांसपेरेंसी ना लगे, वहां पर अपने हार्ड अर्न मनी को नहीं लगाना चाहिए। जो आप दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल बैंक्स के थ्रू भी ये कर सकते हैं, और हमें बस इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें म्यूचुअल फंड, जब हम बोल रहे हैं तब हमें वो म्यूचुअल फंड्स ही बता रहे हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट यहां से कर सकते हैं। बैंक्स बेसिकली एक हैंड होल्डिंग आपको कर सकते हैं वहां पर, बस श्योरिटी यही रहनी चाहिए कि वो आपको म्यूचुअल फंड ही दे रहे हैं, ना कि कोई अलग टाइप की स्कीम जैसे आपने मेंशन करा। या फिर आप एक्चुअली amphi.in पर जाकर अपना पिन कोड डालकर वहां पे जो आपके नियर अराउंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो म्यूचुअल फंड से लिंक्ड होते हैं, जिनका काम ही यही है कि वो वाले इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बट दे डोंट हैव इनफ नॉलेज, या फिर वो खुद से इतना नहीं कर पाते हैं, तो आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी संपर्क में रह सकते हैं। और अगर आप खुद ऑनलाइन ये सब काम कर सकते हैं, तो आजकल ऑनलाइन भी काफी सारी फिनटेक एप्स होती हैं जो आपको इन्वेस्ट करवाती हैं, और आप डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट, म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट पे जाकर भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्योंकि शुरुआती निवेशक हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है कि अगर आप लंबे समय के लिए, कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम काफी बार बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स जो रहते हैं उनमें थोड़ा सा एक्सपोजर आपको बॉन्ड्स का मिल जाता है, तो एक स्टेबिलिटी बिल्ट इन हो जाती है। ऐसे में आपको 2-3 नाम बता सकती हूँ, जैसे आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड, या फिर कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड, मिराई एसेट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप या तो इनके रिस्पेक्टिव फंड पे एएमसी की कंपनी के पेज पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसे कट के वहां चले जाते हैं, या अगर आपको कुछ हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड है तो आप एम्फी की वेबसाइट पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स से संपर्क कर सकते हैं, बट आप उन्हें बताइएगा कि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। And we have Subhash ji calling from Faridabad once again. Subhash ji, welcome to the show. Please ask your question. हेलो सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी सुभाष जी, हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। तो ये मैं पूछ रहा था कि एक सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सुभाष जी, एक्चुअली टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप स्पेशली पूछ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में एज अ सीनियर सिटीजन कोई स्ट्रैटेजी नहीं रह सकती है जो आपको फायदा दे या किसी और को नुकसान दे। आप म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तब आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा साइड में रख के सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पैसे, वो आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं, कम समय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन विल बी एन आउटकम ऑफ व्हेन यू नीड दैट मनी। बट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब, क्योंकि आप लंबे समय की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर रहता है ये वाला आउटलुक रखना। अगले कॉलर है दिल्ली से संजीव। संजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आती है तकरीबन 25-26 हजार करोड़ आती है, और डेट फंड में जो इन्वेस्टमेंट आती है कोई 1.5-2 लाख करोड़ आती है।
जो आज का इकोसिस्टम है पिछले कुछ एक साल से, वो रिटेल कस्टमर को पुश करता है कि आप इक्विटी की तरफ जाओ। बट अगर जो बड़े लेवल पे लोग हैं उसमें 1.5-2 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। क्वेश्चन ये राइज होता है, आज से 25 साल पहले जैसे हम लोगों को पॉलिसियां बेची गई इंश्योरेंस की जो कि किसी काम की नहीं है, आज के मुकाबले जो आज हमें ज्ञान मिलता है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो, ये कहीं ऐसा ट्रैप तो नहीं है कि बहुत सारी पब्लिक को एक गलत डायरेक्शन में दिया जाता है क्योंकि इकोसिस्टम म्यूचुअल फंड की एएमसी के इन्फ्लुएंस में चल रहा है? प्लीज इस पे अपना कॉल दीजिए। बहुत अहम सवाल है। ठीक, तो आपने जो सबसे पहले कुछ नंबर्स बताए थे वो ये बताना चाह रहे थे कि डेट में कैसे ज्यादा पैसे आते हैं और इक्विटी में कम आते हैं। तो एक्चुअली आज से कितने भी साल पहले आप देख लें, जब से म्यूचुअल फंड डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है, यूजुअली जो HNIs होते हैं या फिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, उनका जो पैसा होता है जो वो मान लीजिए एडवांस टैक्स पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं, या जो उनके ट्रेजरी वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें जब इन्वेस्ट करना होता है, तो इन ऐसे पैसों की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आप जल्दी निकाल पाएं और ये रिस्क से भी बचे रहें क्योंकि ये पैसे की जरूरत उन्हें रहती है। तो आमतौर पर ऐसा रह जाता है कि ये फिर जो डेट में लिक्विड या ओवरनाइट टाइप की कैटेगरीज है वहां पर उनका पैसा रहता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि क्वार्टर एंड्स पे इन टाइप की कैटेगरीज से पैसा निकलता भी बहुत है, अगर आता भी बहुत है। तो मतलब मैं सबसे पहले ये बताना चाह रही थी कि ये मेन रीजन हो जाता है कि इतना ज्यादा भारी पैसा वहां से निकलता और आता वापस आता जाता रहता है। जो आपने पॉइंट बोला कि काफी टाइम से मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी की तरफ पुश किया जा रहा है, ये एक्चुअली एक आप कह सकते हैं इट्स अ परसेप्शन ऑल्सो ऑफ हाउ इन्वेस्टर्स बिकॉज दे लैक सम काइंड ऑफ नॉलेज। इसकी वजह से हमेशा देखा गया है कि हम आमतौर पे रिटर्न चेजिंग पे रह जाते हैं। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल था जो पिछले टाइम में 2020 या 2022 से जो मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा था, वहां पर आपको मिड और स्मॉल कैप जैसी रिस्कियर सेगमेंट्स एक साल में कुछ 50% रिटर्न्स दिखा रहे थे। अब वो नंबर्स देखते हुए इन्वेस्टर्स ने उनमें और इन्वेस्ट कर दिया, बट विच रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ नॉलेज बिफोर इन्वेस्टिंग, कि इनको समझना चाहिए कि ये आपको आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे सूट करता भी है या नहीं, ना कि बस इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो काफी इन्वेस्टर्स इस वजह से वहां पे उस डोमेन में इन्वेस्ट करे जा रहे थे। बिल्कुल सही बात है कि एएमसीज भी बुल फेजेस जब चल रहे होते हैं तभी वो काफी ज्यादा एनएफओज लाते हैं टू ल्योर इन्वेस्टर्स, क्योंकि दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी एंड नॉट जस्ट मैनेजिंग मनी। बट यहीं पर जो एक फाइनेंशियल नॉलेज वाली चीज आ जाती है, आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स पे एक्चुअली लैंड होता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बिकॉज आजकल सारी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप बिल्कुल अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का यहाँ पे काफी बड़ा रोल आता है, जो आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। अब इस इकोसिस्टम में किस वजह से, किस तरीके से या कब आउटलुक्स और एवरीथिंग कैन चेंज, बिकॉज ये इकोसिस्टम ही ऐसा है जहां पे मार्केट एज इन द मेन ड्राइवर ऑफ द इकोसिस्टम चेंजेस एवरी डे वो चेंज होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसलिए एज एन इन्वेस्टर इट कम्स ऑन टू अस दैट फॉर आवर फ्रॉम इंश्योरेंस स्टैंड पॉइंट, हम टर्म इंश्योरेंस ले, हम हेल्थ इंश्योरेंस ले, वी बिल्ड आवर सेफ्टी नेट, एंड बिकॉज every time there will be one or two investment gurus जिन्हें आप मान सकते हैं, and they might be brilliant with what they are saying, but at the end of the day वो पैसा आपका है, आपको उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी फैमिली या हमारे रिलेटिव्स में कोई कर रहा हो। तो वाइल इकोसिस्टम कैन नॉट रियली बी कंट्रोल्ड, बट जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उनका हम उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बात यह है कि पैसा आपका है, फैसला आपका है। बिल्कुल। And we have our next caller from Ghaziabad. We have Amit calling in. Amit, welcome to the show. Please ask your question. Amit जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अमित जी, क्या आपके पास हमारी आवाज आ रही है? लगता है उनसे संपर्क टूट गया। अगली खबर पे चलते हैं। विदेशी निवेशकों ने लगातार दूसरे महीने भी सकारात्मक रुख कायम रखते हुए मई महीने में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया।
ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 19,860 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऋण बाजार में उनका निवेश 19,615 करोड़ रुपए का रहा। इस तरह भारतीय पूंजी बाजार में मई महीने में उनका कुल निवेश 38,475 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए का निवेश किया था। And moving on to our next story, after declining for the second straight week, the domestic markets will focus on RBI Monetary Policy Committee decisions, monthly automobile sales data and global indicators for Qs next week. Last week, the domestic benchmark indices fell 0.3%. The Sensex slid 270 points to 81,451 and the Nifty dipped 102 points to 24,751. However, on the monthly basis, both the indices jumped nearly 2% in May. The key factor that will decide the market direction next week would be the interest rate decision by the RBI Monetary Policy Committee due on June the 6th. Apart from RBI policy meeting, the market participants will keep an eye on monthly auto sales numbers, manufacturing and services PMI numbers. On the global front, the focus would be on the US jobs data along with developments in US bond market and Trump tariffs, which will give indication about further rate cuts path of the US Fed Reserve. Further, investors will also keep an eye on Q1 2025 GDP numbers and interest rate decisions in Europe. अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित। स्वागत है अमित, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। So my question is related to debt fund only. Ki like if we invest some money in a debt fund, then let's say if we withdraw some amount on a per month basis, then it will then the short term capital gain tax will apply if we if we withdraw some amount on per month basis. But if I am not falling in the tax rate because I have no other income, then how it will be, how can I redeem this amount or how can I claim this amount again, which is cutting by like short-term capital gain tax? So, on this aspect, my knowledge is limited in terms of when there is no additional income. But as far as I understand the situation or the context that I have related to this is that, so the general income tax exemption that exists will still get applicable at least till if your capital gains that you are making from any kind of asset class till the time they are making to a total of let's say the tax exemption limit, then you won't be subjected to any kind of taxation on that aspect. But as I mentioned, you should definitely consult a tax expert because my knowledge is not refined on this aspect. And we have a next caller from Delhi. Sushil, welcome to the show. Please ask your question. सुशील जी, आपसे एक रिक्वेस्ट, आपके कमरे में जो रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम जरा। हेलो, नमस्कार जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा था नई दिल्ली से। आप सभी को मेरा नमस्कार। सुशील जी, और मैं एक मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जो आप लास्ट में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो आप रिजल्ट बताते हैं अप डाउन का, अगर आप उसे अंकों में बताएं तो ज्यादा आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि क्या होता है कई बार आप लोग जो परसेंटेजों में बताते हैं तो उसके लिए मुझे समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि रियली अप डाउन हुआ कितना है। तो अगर आप जी, बहुत अच्छी सलाह है, हम इस पर जरूर विचार करेंगे और इस पर जरूर काम करेंगे। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से विकास, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार। हम सीनियर सिटीजन हैं, अपने बेटे को म्यूचुअल फंड में एंट्री कराना चाहते हैं। इसमें क्या हमें बताया ये गया था कि एज के मुताबिक भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं तो हमारे लिए पॉसिबल बताते नहीं है, तो यंग बच्चों के लिए ये ठीक है। और दूसरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूँगा कि गोल्ड का रेट आप अपने प्रोग्राम में तो बताते हैं। The lines got disconnected, but we surely have the first question with us, ma'am. Right. So, जितना मैं समझ पाई थी वो जानना चाह रहे थे कि उनके बेटे को शेयर मार्केट में introduce his son to mutual funds and how should he start and what's the right way?
राइट, बट ही डिड मेंशन दैट वो शेयर मार्केट में यंग लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी विकास जी को कि चाहे आपके एज ग्रुप जो भी हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रहती है टेम्परामेंट. सो अगर आप अपने कुछ पैसे डाल के इंतजार में हैं कि कल की मार्केट अगर गिर गई तो क्या होगा, तो हमारे पास वो जो ये अप्स एंड डाउन्स को समझने का एक टेम्परामेंट रहता है वो लैक करता है. एंड अगर ऐसा केस है तो फिर आपका एज ग्रुप जो भी हो, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट इमीडिएटली नहीं कर देना चाहिए, या आप अपने थोड़े थोड़े करके पैसे बिल्ड कर सकते हैं वहां पर. या ऐसा भी किया जा सकता है कि आप पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो काफी सारे स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट करता है, जहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपको ये चीज करके दे रहा होता है. आप उनको 500, 1000, 5000 जिस भी टाइप की SIP मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप उनको दें और वो आपके एक स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते हैं. आप जैसे यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस मिलता है जब आप अपने पैसे को ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं, उसके बाद में भी आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं. बट पहले ये एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए. एंड बिकॉज आपके सन अभी स्टार्ट ही कर रहे होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वो अग्रेसिव हाइब्रिड काइंड ऑफ कैटेगरी में करें. जी, पुणे से आलोक हमारे साथ हैं. सवाल पूछें आलोक. हाँ मैडम, मेरे 3 सवाल है. पहला सवाल है कि जैसे मेरे पास अभी लगभग 5 लाख रुपए है और मैं उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कुछ अच्छे से अच्छे फंड बताइए जहाँ पे कि मैं 3 से 5 साल या ज्यादा लंबे समय के लिए मैं कर सकूं. कुछ अच्छे फंड्स के नाम बता दीजिए. करीब करीब 5 लाख रुपए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. और दूसरी बात, HSBC स्मॉल कैप जो फंड है, HSBC स्मॉल कैप फंड, उसमें मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, बट वो उसमें क्या है ना. हेलो मैडम, आवाज आ रही है आपको? जी आप बोलिए. हाँ, HSBC स्मॉल कैप फंड में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था 3-4 महीने पहले, बट अभी वो माइनस में ही दिखा रहा है, जबकि मार्केट अभी ऊपर है फिर भी वो माइनस में शो कर रहा है. तो क्या जी आलोक जी, जो आपका दूसरा सवाल था जो कंप्लीट नहीं हो पाया, बट मैं वहां बस ये मेंशन करना चाहूंगी कि बिकॉज आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे रिटर्न का अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है तो रिस्क भी ज्यादा रहता है, इसलिए 3-4 महीने कोई सही समय नहीं रहा उसकी परफॉर्मेंस जज करने का. आप ये फंड एकदम ठीक ठाक है, डिसेंट फंड है, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं. आई होप आप SIP के जरिए से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप इसमें कम से कम 5-6 साल के लिए बने रहिएगा टू रीप द बेनिफिट्स जिस टाइप के आप देखना चाह रहे हैं. आपका जो पहला सवाल था कि आप 5 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 3 से 5 साल के लिए. हाँ जी. सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी आपको कि अगर आपको इस पैसे की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली नहीं है और आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल रख सकते हैं, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले श्रोता को भी बताया था. बट ऐसा लगता है मुझे क्योंकि आप HSBC स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी से आप रूबरू हो चुके हैं ऑलरेडी. तो अगर आप ऑल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप अपना होराइजन डेफिनेटली 5 years कर दीजिएगा और आप कुछ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स को देख सकते हैं. And coming over to our story, Prime Minister Narendra Modi today met President of Asian Development Bank Masato Kanda in New Delhi. In a social media post, the Prime Minister said that India's rapid transformation over the last decade has empowered countless people, and we are working to add further momentum in this journey. During the meeting, both the sides shared perspectives on a wide range of issues. स्नेहा मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. India's gross GST collection in May jumps over 16% to cross 2 lakh crore rupees for the second consecutive month. Foreign investors pump in nearly 40,000 crore rupees into the Indian capital markets in May, and domestic markets to focus on RBI MPC meet outcome, monthly auto sales data, and global indicators for Qs next week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.